प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम देश का वो इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसको रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री को जब आप पढ़ो तो रेड फोर्ट ट्रायल कोई साधारण ट्रायल नहीं था। ये ट्रायल था, जी हाँ, ये वो ट्रायल था जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दी। अंग्रेज अंदर से हिल गए थे। जिसकी वजह से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने की सोची। एक ऐसा ट्रायल जिसमें धर्म और जाति को पीछे करके देश को एकजुट करके देश फर्स्ट कर दिया था। इस ट्रायल को समझने के लिए हमें इतिहास के पीछे की घटनाओं को समझना पड़ेगा। तब हम इस ट्रायल को समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और इस ट्रायल की वजह से और आगे क्या क्या घटना ट्रिगर हुई और उस घटनाओं से 1947 की आज़ादी हमें जल्द से जल्द मिली। तो समझना पड़ेगा कि ये ट्रायल में क्या और क्यों हुआ। इस ट्रायल की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। युद्ध शुरू होते ही ब्रिटेन का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु क्या थी? उन हिंदुस्तानियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सोचो। उनकी छोटी सी तो पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन छोटी तो सेना कम, और पॉपुलेशन कम तो रिसोर्सेस भी कम। लेकिन जर्मनी, इटली, जापान जैसे शक्तिशाली लोग साम्राज्य पे हमला कर रहे थे। तो अब ब्रिटिश के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो सैनिक कहाँ से लाएं। दूसरी समस्या थी कि पैसा कहाँ से लाएं, रिसोर्सेस कहाँ से बनाएं। तो उन्हें दिखा इंडिया। जी हाँ, हम ही ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश की तरफ से लड़ी थी। हम ही ने उनको पैसा दिया, हम ही ने उनको सोल्जर्स दिए। ठीक है। उस समय ब्रिटिश के पास यूके की जो पॉपुलेशन थी वो 4.7 CR थी, करोड़, और हिंदुस्तान में 39 करोड़ थे। लार्ज स्केल आर्मी को रेस तो कर लिया ब्रिटेन ने, वह ब्रिटेन को कई पैसे नहीं थे, इसलिए इंडिया से उन्होंने सोल्जर्स, लेबर, मनी और सप्लायर्स की तरह हमें यूज़ किया। ब्रिटेन के पास वेपन तो थे पर लोग नहीं थे। टेक्नोलॉजी थी क्योंकि इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में सबसे पहले आई थी, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी से वेपन्स बना लिए, लेकिन वो वेपन्स को चलाएगा कौन? तो यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंस थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इंडिया वॉज द मेन प्लेयर। इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटेन में इन्फेंट्री, कैलेवरी, लॉजिस्टिक यूनिट्स में और मेडिकल यूनिट्स में डिप्लॉय किया गया। विदाउट इंडियन मैन पावर ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ सकता था। दूसरा, इंडिया की जो इम्पोर्टेंस थी वो थी उसका इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया
अब आप जानते हो कि जोग्राफिकली कि यूरोप जो है, ब्रिटेन जो है वो एक आइलैंड है। चार चारों तरफ से वो समुंदर से घिरा हुआ है, इसलिए उसे ट्रेड करने के लिए, कहीं जाने के लिए, आने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसको ओशन का इस्तेमाल करना ज़रूरी था। इसलिए उसकी नेवी मजबूत थी। तो इंडियन ओशन में उसने अपना बेस बनाया, जहाँ से उसने मिडल ईस्ट, अफ्रीका, बर्मा, सिंगापुर, ये उसके नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करनी है। और इंडियन आर्मी को, मतलब जो ब्रिटिश के अंदर इंडियन से, उनको उसने यहीं पे लड़ाया। ठीक है जी। अब देखो 1940 में फ्रांस हार चुका था। जर्मनी और यूरोप, जर्मनी जो है हिटलर, यूरोप का राजा बन गया। एशिया में जापान ने सबको हरा चुका था। अब ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था। तो इंडिया अलोन प्रोवाइडेड 25 लाख सोल्जर्स हमारे वॉलेंट्री वर्ल्ड वार में थे। इसके अलावा इंडिया की ज़रूरत पड़ी उसे इकोनॉमी के। ब्रिटेन के पास कोई पैसा नहीं मिला, बचा। सारा पैसा वो कहाँ खा गए वो उनको नहीं पता। इंडिया फाइनेंस द वार लोन्स, मटेरियल, फूड, सोल्जर्स, सप्लाई लाइंस, सब इंडिया ने उसको बना के। इसलिए इंडिया ने ब्रिटिश के लिए ह्यूज सेक्रीफाइस किया, पॉलिटिकली सब कुछ दे दिया। यहीं से रेजिलेंस शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने सरप्राइज हमला कर दिया और 70,000 इंडियन सोल्जर्स को, जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, उनको पकड़ लिया। अब उन ब्रिटिश सोल्जर्स ने, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने सिलेंडर करा। तो जापान ने जो उसमें इंडियन के पकड़े हुए वार प्रिजनर्स थे, उनके सामने एक नैरेटिव रखा, क्या तुम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हो या ब्रिटिश के साथ लड़के मरना चाहते हो? इस वाक्य ने पहली बार वार प्रिजनर्स के अंदर नेशनलिज्म का जन्म किया। जापान ने जब PWA कैंप से पूछा, क्या तुम ब्रिटिश के लिए मरना चाहते हो या अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हो, तो लोगों के अंदर पहले ही दबी हुई जो नेशनलिज्म थी, और उस समय गांधी जी का क्विट इंडिया प्रोग्राम 1942 के बाद देश में ब्रिटिश एंटी मूड था। तो POWs ने भी सोचा कि हम ब्रिटिश के लिए क्यों मरे, क्यों ना अपने देश को हम आज़ाद करें। यहीं पे उस समय रश बहादुरी बोस ने कॉल फॉर इंडियन आर्मी। उन 70,000 लोगों, जो सोल्जर्स थे, उनको इंडियन आर्मी कहा गया। 1942 की टोक्यो कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की गई। इस इंडियन आर्मी का जो जन्म मिला, उसका नाम रखा गया
इंडियन नेशनल आर्मी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में INA। और इसका काम था कि ब्रिटिश रूल को हटाओ, हिंदुस्तान को आज़ाद बनाओ। पर इसमें कोई एक नेशनल लीडर की ज़रूरत थी। तभी 1943 के अंदर बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने इस INA को मूवमेंट को मास मूवमेंट दी। नेताजी कांग्रेस से अलग हुए थे, इंटेलिजेंट थे, करिश्माई लीडर थे। और उनका विचार था कि ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान को पीसफुली नहीं छोड़ेंगे, उनको मिलिट्री से ही मार पीट के भगाना पड़ेगा। तब एक नारा आपने भी सुना होगा, तुम मुझको खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये नारे ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना शुरू किया। रिजल्ट क्या हुआ? INA बन गई। तो बनने से क्या हुआ? अब उनके अंदर एक डिसिप्लिन आया, वो एकजुट होकर मोटिवेट हो गए, नेशनलिज्म जग गया, एनर्जी फुल ऑन हो गई। अब INA ने बर्मा इंडिया बॉर्डर फ्रंट पे 1944 में INA ने जापान के साथ मिलकर बर्मा, म्यांमार, कोहिमा, इम्फाल पर युद्ध लड़ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? भारतीय टेरिटरी पे नेशनल फ्लैग को फहराना। INA ने आज़ाद हिंद स्वीकार किया। तो सबसे पहले उन्होंने अंडोमान निकोबार को शहीद और स्वराज्य का नाम दिया। पर आखिरी में INA हार गई। लेकिन अब INA को हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानता था। जब INA की हार हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत कुछ गुस्से में तमतमा रही थी। इंडिया को सबक सिखाने के लिए उसने रेड फोर्ट ट्रायल को मंजूरी दी। जिसने ब्रिटिश की हिंदुस्तान के अंदर नींव हिलाई। अब आप जानो कि जापान हार गया था, हजारों INA सोल्जर्स अंग्रेजों के हाथ लग गए थे। ब्रिटिश फ्यूरियस थे कि इसी तरह अगर ब्रिटिश आर्मी के अंदर हिंदुस्तानी सैनिक बिट्रेड करते हुए धोखा दे दिए, गद्दारी कर दी, तो टेंशन हुई। तो उन पे मुकदमा चलाया जाए मर्डर का, कोलैबोरेटिंग विद द आर्मी, एनिमी आर्मी, अर्निंग अगेंस्ट द किंग। ब्रिटिश ने फैलाया कि INA टेरर दिखाने में का एक एग्जाम्पल बनाओ, पब्लिक को डराने के लिए, फ्यूचर रिवोल्ट को रोकने के लिए उन्होंने ट्रायल को रेड फोर्ट में खुले स्थान पर किया ताकि लोगों को ये संदेश जनता के सामने INA के ऑफिसर्स को ह्यूमिलेट करने की प्रतीक बनाया गया। लेकिन ये सोच उनके खिलाफ ही चली गई। नेशनल रिएक्शन जो ट्रायल से पहले की उफान था, अब पता चला कि INA के 3 ऑफिसर ट्रायल पे ले जाए जा रहे थे। देश के आग की तरह ये बात फैल गई, क्योंकि INA में
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। आईएनए के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख की यूनिटी दिखाई गई थी। सब सोल्जर्स मिलकर एक ही बैनर के नीचे, एक ही झंडे के नीचे लड़ रहे। ना वहाँ हिंदू थे, ना मुस्लिम था, ना सिख था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने हर व्यक्ति को, हर कौम को अलग अलग मानते हुए कि हिंदुओं को डराया जाए, मुस्लिम्स को भी डराया जाए और सिख्स को भी डराया जाए, तो उन्होंने 3 हमारे सोल्जर्स पकड़े आईएनए। तो 3 सोल्जर्स थे, का नाम था शाह नवाज खान जो कि मुस्लिम थे, प्रेम सहगल जी जो कि हिंदू थे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो कि सिख थे। ये एक परफेक्ट सिंबल बनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज करने वाले लोग नेताजी के लॉयल और मॉडर्न इंडियन आर्मी की वैल्यूज के रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन देश भर में ये संदेश गया कि इन लोगों ने ना हिंदू होके ना मुस्लिम होके सबसे ऊपर उठ के देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सेक्रीफाइस, अपना बलिदान देने की इच्छा है। तो वो हीरो बन गए, हीरो ऑफ सेक्रीफाइस हो गए। इससे अक्रॉस द रीजन यूनिटी बढ़ी। इंडिया उस समय रिलीजियस बेस्ड राइट्स में ही चल रहे थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इन तीनों ने अपने धर्म से ऊपर उठ के देश के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दे तैयार रह गए, तो एक यूनिटी बन गई। अरे यहीं से ब्रिटिश आर्मी का धक्का लगना शुरू। अब इनकी डिफेंस को लॉयर्स ने कोर्ट में केस, क्योंकि हो रहा था तो कौन लड़ेगा, तो इनकी तरफ से जवाहरलाल नेहरू, बाहुबली देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, ये सब ने पॉलिटिकल इंडिया का एनआईए के साथ खड़े हुए। इस बात से हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब ने सड़क पर आ गए। देश में स्ट्राइक, यूनिटी। आईएनए ट्रायल गिव्स द इंडिया इट्स फर्स्ट स्पार्ट ऑफ द यूनिटी। उसने देश में धर्म को हटाकर लोगों को यूनाइट करने का पहला स्पार्क बनाया था। ये सब चीज़ें जो हैं ब्रिटिश रूल की खात्मे की तरफ ले गई। ब्रिटिश रियलाइज द इंडियन आर्मी इज नो लॉन्गर लॉयल। जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने बाद में बोला, जी हाँ, ये नोट करने वाली बात है, कोट अनकोट कह रहा हूं, द आईएनए एंड द आरआईएनएन रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी were the prime reason we left India। समझे? This was the prime reason। RNI unit immunity, रॉयल इंडियन म्यूनिटी 1946 में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईएनए, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान कहने लगे, आईएनए ट्रायल नहीं, हमारे नेशनल हीरोज हैं।
आईएनए के गद्दार नहीं हैं वो हमारे नेशनल हीरोज हैं। ब्रिटिश एम्पायर को इससे घबराहट होने लगी। अगर सैनिक बगावत कर दें तो क्या होगा, एंटायर एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा ना। ब्रिटेन बैंकरप्ट था, इकोनॉमी खत्म थी। अब इंडिया को सप्रेस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर वाज द ओनली सेफ ऑप्शन। ब्रिटिश ने समझा ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम दो, या तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम दो या फिर आर्मी फोर्स का रिवोल्ट फेस करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की सोची। देखा भाई सब कितना चेंज हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने मिलिट्री मैन पावर और इकोनॉमी के सामने मामलों में ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दी थी। इंडियन सोल्जर्स इसके लिए ऑक्सीजन थे। उनके बिना ब्रिटिश वर्ल्ड का किसी भी मोर्चे पर नहीं टिक सकता था। इसी बीच सिंगापुर में डिफीट के बाद इंडियन पीडब्ल्यूएस की कैप्चरी और नेशनलिज्म की लहर ने आईएनए का जन्म दिया, जिससे सुभाष चंद्र नेता बोस ने एक डिसिप्लिन पीरियोडिक आर्मी में बदल दिया। आईएनए की लड़ाई भले ही टैक्टिकल रूप से ना जीती हो, लेकिन उसने भारतीय सैनिकों को देशभक्त बना दिया। जब आईएनए ऑफिसर्स पकड़े गए और रेड फोर्ट ट्रायल में किए गए तो ब्रिटिश ने सोचा था कि ये एग्जाम्पल सेट करेंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। सुभाष, शाह नवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों हिंदू मुस्लिम सिख एकता के प्रतीक बन गए। रेड फोर्ट ट्रायल ने ही जनता को सेना, क्षेत्र और कारागर सभी ने ब्रिटिश के खिलाफ कर दी। इसकी स्थिति अगर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी के साथ और विरोध बढ़ने लगा, और ये बात को साबित किया वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने बाद में बोला क्लेमेंट एटली ने कि आईएनए और आरआईएनए की वजह से ही इंडिया को छोड़ना पड़ा। ऐसे अब और जानना हो कि रॉयल ब्रिटिश म्यूनिटी क्या थी, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करें।